हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपने चैनल पे आप सभी को वार्डन्स की रियल लाइफ के 4 केसेस के बारे में बताया था और आप सब ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं उस वीडियो का एक पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें हम वार्डन्स की 4 और रियल लाइफ केसेस की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 नए केसेस को लेकर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये नई केसेस बहुत ही रोमांचक लगेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो का पार्ट 1 को ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लें ताकि आपको किसी भी रेफरेंस को समझने में परेशानी ना हो। और इसके साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट केस में हम एक रियल लाइफ वेयरवुल्फ की बात करेंगे जिसे आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। केस 1, द एनफील्ड पोल्टरजेस्ट। अगर आप इस नाम को सुनकर भ्रमित हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि द एनफील्ड पोल्टरजेस्ट पे एक बहुत ही प्रचलित मूवी आ चुकी है जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग 2। ये कहानी 1977 की है जब हॉक्सन परिवार को अपने घर में किसी अज्ञात शक्ति का एहसास हुआ। ये परिवार एनफील्ड शहर के एक नए घर में रहने आता है और इस परिवार में माता पिता के अलावा 4 बच्चे थे। माँ का नाम पेगी था और उनकी 2 बड़ी बेटियों का नाम मार्जरेट और जैनेट था जो कि 12 और 11 साल की थी। इसके अलावा पेगी को 2 बेटे भी थे जिनका नाम जॉनी और बिली था और उनकी उम्र 10 और 7 साल थी। घर में आते ही इस परिवार ने ध्यान दिया कि घर में रखा सामान अपने आप ही हवा में तैरने लगता था और छोटी बेटी मार्जरेट कभी कभी एक रहस्यमयी आवाज में बातें करने लगती थी। वार्डन्स ने इस केस में काफी रुचि दिखाई और इस केस को 1977 से 1979 के बीच में काफी मीडिया कवरेज मिली। यहाँ तक कि 1980 में इस केस को लेकर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम द हाउस इज हॉन्टेड है। इस केस की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर 2016 में हमें द कॉन्जरिंग 2 मूवी में देखने को मिली जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी हिट थी। तो अगर आप इस केस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी द कॉन्जरिंग 2 की सच्ची घटना पर आधारित वीडियो को ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। केस 2, ट्रायल ऑफ आर्नी शेन जॉनसन। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी क्योंकि अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोर्ट रूम के अंदर एक अनोखी केस चली जिसमें कातिल का कहना था कि एक शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा किया और उससे एक कत्ल करवाया। ये घटना 1981 की है जब आर्ने जॉनसन ने अपने मकान मालिक एलन बोनो का कत्ल उनकी फियांसे के सामने बड़ी ही बेरहमी से कर दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस ने आर्ने जॉनसन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो उसका कहना था कि यह कत्ल किसी शैतान ने उससे करवाया है। अब अगर आपने मेरी ओइजा बोर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो शायद आपको पता होगा कि 1980 के दशक में अमेरिका में स्पिरिचुअलिज्म का दौर था और कई लोग ऐसा दावा करते थे कि उनके शरीर के अंदर किसी आत्मा का कब्जा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वार्डन्स का इस केस से क्या लेना देना है। असल में इस घटना के कुछ दिनों पहले जॉनसन के फियांसे का छोटा भाई जिसका नाम डेबी ग्लासेल था उसके शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी। डेबी सिर्फ 11 साल का था और जॉनसन ने वार्डन्स की मदद ली थी। वार्डन्स ने इस परिवार को डेबी के शरीर से बुरी आत्मा को निकालने में मदद की थी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ये बुरी आत्मा जॉनसन के अंदर प्रवेश कर गई। उस वक्त तो ये बात किसी को भी पता नहीं चली, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद जॉनसन ने अपने ही मकान मालिक को मार डाला। कोर्ट रूम में वार्डन्स ने जॉनसन की मदद करने से इनकार किया जिसके कारण उसे 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना को विस्तार में दर्शाते हुए जर्नल ब्रिटल ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द डेविल इन कनेक्टिकट। केस 3, द स्मर्ल हॉन्टिंग। ये कहानी जैक और जैनेट स्मर्ल की है जिन्हें 1974 से लेकर 1987 तक किसी पोल्टरजेस्ट द्वारा परेशान किया गया था। इस कहानी को लेकर 1986 में एक किताब लिखी गई और 1991 में एक फिल्म भी बनी और दोनों का नाम द हॉन्टेड था। स्मर्ल परिवार का दावा था कि उनके घर की टीवी अपने आप जल उठी और एक धमाके के साथ फट गई। इसके अलावा घर के कई पाइप्स लीक करने लगते थे और बाथरूम का फ्लश अपने आप ही चल पड़ता था। कई बार तो चीजें हवा में इधर उधर तैरने भी लगती थी।
इन घटनाओं का पता चलते ही वॉरेंस इस परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर कुछ तहकीकात के बाद उन्हें पता चला कि इस घर में 3 शैतानी आत्मा हैं। वॉरेंस ने कुछ लोकल प्रीस्ट को बुलाकर इस घर के एग्जॉर्सिज्म करने की ठानी। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर की छानबीन द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च ने भी किया और उनका कहना था कि इस घर में कोई आत्मा है ही नहीं। इस सोसाइटी के चेयरमैन पॉल क्रुज का कहना था कि वॉरेंस एक झूठे इन्वेस्टिगेटर्स हैं और ये परिवार मीडिया के नज़र में आने के लिए ये सारा नाटक कर रही है। अब चाहे सच जो भी हो, ये केस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई और स्मर्ल परिवार का कहना था कि 1987 के बाद ऐसी कोई भी रहस्यमयी घटनाएं उनके घर में नहीं हुई। केस 4, द डिमोनिक वेयरवुल्फ इन लंदन। वॉरेंस की सारी केसेस में ये केस सबसे अलग और हटकर है, क्योंकि इस केस में कोई शैतान या फिर भूत नहीं था, बल्कि एक इंसान के अंदर किसी नर भेड़िए जैसे लक्षण आ गए थे। जी हाँ, ये बात है बिल रैमसे की, जो कि लंदन के निवासी हैं और ये एक रियल लाइफ वेयरवुल्फ है। रैमसे को 9 साल की उम्र से ही अलग तरह का बर्ताव करते हुए देखा गया था और इस इंसान के अंदर एक आम आदमी के मुकाबले कई गुना ज्यादा शारीरिक शक्ति भी थी। रामसे ने तो एक बार जमीन में गड़े खंभे को अपने हाथों से उखाड़ डाला था और ये अपने परिवार वालों को काटने के लिए दौड़ता था। रात होते ही रामसे भेड़िए की तरह आवाज निकालता था और कभी कभी अपने आप में झटके खाकर बेहोश हो जाता था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद बिल रामसे काफी नॉर्मल हुआ, लेकिन 1983 में इसके भेड़िए वाले लक्षण फिर से उभर कर ऊपर आने लगे और उस वक्त ये तकरीबन 23 साल का हो चुका था। रैमसे के अंदर खून पीने की इच्छा जागृत हो गई और उसने अस्पताल में एक नर्स पे हमला बोल दिया। इस घटना के बाद इसे अस्पताल में ही कैद करके रखा गया और 1987 में इसने एक बार फिर से कुछ पुलिस कर्मचारियों पे हमला बोल दिया। ऐसा माना जाता है कि रामसे को कंट्रोल करने के लिए 6 ताकतवर लोग एक साथ अपनी शक्ति लगाए थे और वो अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था। ये घटना बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई और वॉरेंस तक पहुंची। वॉरेंस फौरन ही रैमसे को देखने आए और उनका मानना था कि इसके अंदर किसी शैतानी भेड़िए की आत्मा आ गई है। प्रीस्ट की मदद से वॉरेंस ने बिल रैमसे का एग्जॉर्सिज्म किया और इस प्रक्रिया के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एग्जॉर्सिज्म के प्रक्रिया के दौरान रैमसे एक नर भेड़िए की तरह चिल्लाता था। रैमसे के अंदर से कुत्तों जैसे लक्षण तो नहीं निकले, लेकिन एग्जॉर्सिज्म के बाद वो कभी भी किसी पे हमला नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी वॉरेंस की 4 नई केसेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। जल्दी मैं अपने चैनल पे इंसीडियस 4 की कहानी को प्रिडिक्ट करूंगा और इसके साथ आप सभी को वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की रियल लाइफ साइटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आप हमारे चैनल पे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की कहानियों को भी देखना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।